and effusion. Graham's law for diffusion, and here Graham's law for effusion. Now, the law is based on experimentation. Right now, I won't be giving any theoretical or mathematical support to the law. इस समय मैं लॉ को न तो कोई थियोरेटिकल सपोर्ट दूंगा और न ही कोई मैथमेटिकल सपोर्ट दूंगा। ग्राहम्स ने एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को देखा और उन रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को देखकर जो लॉ दिया, मैं वही लॉ बताने जा रहा हूं। He observed that rate of diffusion is directly proportional to the under root of pressure and rate of effusion is directly proportional to the difference in the pressure of the two zones. रेट ऑफ डिफ्यूजन उसने ऑब्जर्व करा था कि जो अंदर और बाहर जो भी कुछ प्रेशर है, उस प्रेशर के रूट पर डिपेंड करता है। ज्यादा प्रेशर होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, रूट ऑफ दैट प्रेशर पर डिपेंड करता है। और डिफ्यूजन जो है वो डिफरेंस इन प्रेशर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बॉटल के अंदर बॉटल के बाहर प्रेशर में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा तेजी से गैस डिफ्यूज होगी। कम प्रेशर डिफरेंस होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। He also observed that rate of diffusion is also inversely proportional to molecular weight, as well as rate of effusion is also inversely proportional to molecular weight. रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ effusion दोनों ही मॉलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फिजिकली हम सोच सकते हैं, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही मॉलिक्यूल हैवी होगा। यदि मॉलिक्यूल हैवी होगा तो उसको चलने फिरने में तकलीफ होगी। आप जरा सोच सकते हो, एक हाथी तेज दौड़ेगा या एक घोड़ा तेज दौड़ेगा? डेफिनेटली घोड़ा। हाथी भारी होता है, भारी होने की वजह से उसको इतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना हल्का घोड़ा दौड़ सकता है, having the same energy। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना ही मोबिलिटी कम होगी, उतनी ही डिग्री ऑफ रैंडम मोशन कम होगी, उतना ही मूवमेंट कम होगा और उस वजह से डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन दोनों का ही रेट कम हो जाएगा। हम जानते हैं, यह बात बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको बताई थी, वेपर डेंसिटी is half of molecular weight। यह बात मैंने आपको बताई थी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। Vapor density of gas is half of molecular weight, means vapor density is directly proportional to molecular weight. Rate of diffusion or effusion, it's directly proportional to distance traveled by gas। मतलब R1 upon R2 is G1 by D2। और यह बता चुका था, this rate is inversely proportional to time। Rate is inversely proportional to time, मतलब R1 upon R2 is equal to T2 upon T1। यह चीज बता चुका था। और फाइनली मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और effusion as directly proportional to the change in partial pressure, यह चीज मैं समझा चुका था। R1 upon R2 is डेल्टा P1 upon डेल्टा P2। यह सब मैं ऑलरेडी बता चुका था, इसलिए थोड़ा तेजी से समझा दिया है मैंने, थोड़ा तेजी से बता दिया। यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में कवर करा दिया था।
सबसे पहले मैंने दोनों फिनोमेना के बारे में बताया था कि क्या डिफ्यूजन होता है और क्या इफ्यूजन होता है, दोनों फिनोमेना को कैसे डिफरेंशिएट करें। और फिर मैंने यह समझाया था कि यदि कोई गैस डिफ्यूज या इफ्यूज हो रही है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन को मेजर कैसे करा जा सकता है। उनको मेजर करने के मैंने तरीके बताए थे कि या तो हम मोल्स मेजर कर लें कि कितने मोल्स गैस 1 के कितने मोल्स गैस 2 के डिफ्यूज या इफ्यूज हो रहे हैं, और उन मोल्स को कंपेयर करके हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन बता सकते हैं। या फिर हम दोनों गैस के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल देख लें और उस डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को कह दें। या फिर हम टाइम देख लें, डिस्टेंस सेम रखें और टाइम देख लें कि कितने समय में मोल से डिफ्यूज या इफ्यूज हो रहा है, देन R1/R2 is T2/T1। और या फिर हम देख लें द चेंज इन पार्शियल प्रेशर कि दोनों गैस का जहां डिफ्यूजन इफ्यूजन हो रहा है वहां पार्शियल प्रेशर में चेंज क्या हो रहा है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन फिनोमेना को डिफरेंशिएट करवा देने के बाद, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को मेजर करने का तरीका बता देने के बाद, अब फिर मैंने समझाया था कि यह जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन है यह किन फैक्टर्स पे, किन बातों पर डिपेंड कर सकता है। जैसे दो गैस ली, लेट अस से सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S दो गैस ली। अब यह किस रेट में, किस रेशो में डिफ्यूज या इफ्यूज होंगी, किन फैक्टर्स पे यह निर्भर करता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ मैंने समझाना चालू कर दिया था। Graham's law for diffusion and Graham's law for effusion, यह दोनों लॉ that rate of diffusion is directly proportional to the root of pressure, while rate of effusion is directly proportional to the difference in pressure. Now the law were observed experimentally. इन लॉ का इस समय मैं कोई थियोरेटिकल या मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दूंगा, मैं इनको डिराइव करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इन्हें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इनिशियली जब ग्राहम्स ने इन लॉ को दिया था तब बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशन देखे, उस बेसिस पर लॉ दिया। और मैं भी उसी तरीके से दे रहा हूं जिस तरीके से ग्राहम्स ने ऑब्जर्व करके बताया था। इन लॉ को थियोरेटिकली और मैथमेटिकली प्रूव बाद में करा जाएगा समय आने पर, अभी नहीं। Grahams observed that the rate of diffusion is directly proportional to the root of pressure. मतलब कितना प्रेशर है, ambient pressure, surrounding pressure, while the rate of diffusion is directly proportional to a difference in pressure. मतलब जैसे एलपीजी गैस से कोई गैस लीक हो रही है, एलपीजी सिलेंडर से कोई गैस लीक हो रही है, तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या है और सिलेंडर के बाहर प्रेशर क्या है, वह प्रेशर डिफरेंस क्या है, और जितना अधिक प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही तेजी से गैस बाहर आएगी, और जितना कम प्रेशर डिफरेंस होगा उतना धीमे रेट से गैस बाहर आएगी। Rate of diffusion and effusion, both of them are inversely proportional to the square root of molecular weight.
बिल्कुल सिंपली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट का ज्यादा होना मतलब मॉलिक्यूल का वजन ज्यादा होना, और मॉलिक्यूल का वजन ज्यादा होना, आप ऐसे ही सोचो, एक 55 किलो का व्यक्ति तेजी से दौड़ सकता है या 100 किलो का व्यक्ति तेजी से दौड़ सकता है। अरे भाई, यदि मूवमेंट की बात की जाए, मोबिलिटी की बात की जाए, तो डेफिनेटली 100 किलो के व्यक्ति की मोबिलिटी उतनी फ्रीक्वेंट, उतनी अच्छी नहीं होगी, वो इतनी तेजी से चल फिर नहीं सकता। जबकि 55 किलो का एक व्यक्ति बड़ी कंफर्टेबली इधर से उधर घूम सकता है, दौड़ सकता है। डेफिनेटली यदि कोई ओलंपिक्स में नंबर 1 आने वाला व्यक्ति होगा तो 100 किलो का व्यक्ति कभी नहीं हो सकता, वह कुछ 50, 60 या 70 किलो का ही होगा। तो जितना मास कम होता है, मॉलिक्यूल की मोबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का रेट उतना ही ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। नाउ वी आल्सो नो दैट वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। यह मैं बता चुका हूं बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज half of molecular weight. So we can also rewrite the same expression like this as rate is also inversely proportional to the square root of density, both diffusion and effusion. This is Graham's law for diffusion or effusion. मेरे इसी बेसिस पर दो सवाल है। The basic philosophy behind the problem is this chemical reaction. Ammonia is a gas, HCl is a gas, and the two gas react to give white fumes of NH4Cl. अमोनिया एक गैस है, HCl भी एक गैस है। अमोनिया गैस और HCl गैस जब भी एक दूसरे को कांटेक्ट में आती है, जब भी एक दूसरे के संपर्क में आती है, तब वहां पर NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। यह जो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, यह फ्यूम्स कोएगुलेट होके छोटे छोटे NH4Cl सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाते हैं। यदि कभी आपने कोई साइंस एग्जीबिशन विजिट करी हो तो वहां पर आपने आर्टिफिशियल स्नोफॉल का एक मॉडल देखा होगा। आर्टिफिशियल स्नोफॉल का जो मॉडल होता है उसमें यही रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट दे यूज टू डू, एक कह दीजिए कांच का एक चैम्बर बना लेते हैं, बिल्कुल क्लोज चैम्बर। उस कांच के चैम्बर में वह हिल स्टेशन का एक थोड़ा लुक देने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगा देते हैं, घर बना देते हैं और थोड़े पहाड़ बना देते हैं, टीले बना देते हैं, और फिर दो पाइप से जो ग्लास चैम्बर है, उस ग्लास चैम्बर के दो एंड पर दो पाइप से एक तरफ अमोनिया प्रोड्यूस करके पंप की जाती है, दूसरी तरफ HCl प्रोड्यूस करके पंप की जाती है। यह अमोनिया और HCl उस ग्लास के चैम्बर में आती है, कलरलेस गैसेस है, और जहां पर भी यह मिलती है वहां पर व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। वह व्हाइट फ्यूम्स क्लाउड्स का, फॉग का अपीयरेंस देते हैं, जैसे बहुत घने क्लाउड हो, और वह व्हाइट फ्यूम्स कोएगुलेट होके छोटे छोटे NH4Cl के व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। यह जो छोटे छोटे NH4Cl सॉल्ट के व्हाइट क्रिस्टल्स गिर रहे हैं, दे गिव द अपीयरेंस ऑफ स्नोफॉल। और यह जो व्हाइट क्रिस्टल से पूरे उस ग्लास के अंदर जो चैम्बर में पूरे फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जो आपने घर बनाया है उस घर के ऊपर यूनिफॉर्मली बर्फ पड़ी हुई है, और एक आर्टिफिशियल स्नोफॉल का एक वहां पर अपीयरेंस आता है। इस रिएक्शन के बेसिस पर मेरा यह सवाल है
1 मीटर लंबी ट्यूब है। इस 1 मीटर लंबी ट्यूब में अमोनिया 1 एटमॉस्फेयर पे इधर से लीक की गई और HCl गैस भी 1 एटमॉस्फेयर से इस एंड पर छोड़ी गई। एट व्हाट डिस्टेंस व्हाइट फ्यूम्स वुड बी सीन फर्स्ट? पहली बार व्हाइट फ्यूम्स अमोनिया से कितनी दूरी पर दिखाई देंगी? अमोनिया और HCl दोनों ही ट्यूब के 1 मीटर लंबी ट्यूब के दो डिफरेंट एंड से, एक एंड से अमोनिया लीक कर रहे हैं, दूसरे एंड से HCl गैस लीक कर रहे हैं। दोनों आगे बढ़ रही हैं, कहीं पर बीच में मिलेंगी, व्हाइट फ्यूम्स बनेगी। पहली बार व्हाइट फ्यूम्स अमोनिया से कितनी दूरी पर बनेगी? पहली बार व्हाइट फ्यूम्स अमोनिया से कितनी दूरी पर बनेगी? हाँ, 1/√2D। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूं। इक्वालिटी होता तो मुझको सचमुच में वो 2D लिखना पड़ता, लेकिन जब मैं प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं मैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आ जाएगा 2। √2 जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आ जाएगा। सो इट हार्डली मैटर्स। मैंने यह नहीं बोला कि इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम है, वो अलग अलग हो सकता है। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यह समझने की जरूरत है कि यह डिफ्यूजन हो रहा है या इफ्यूजन हो रहा है। इस दौरान डिफ्यूजन हो रहा है या इफ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है। अब देखिए, क्या यह फिनोमेना प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्यूब के अंदर कुछ और प्रेशर हो, HCl किसी और प्रेशर पर हो और प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैस एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रही। क्या यह एक मिनट, क्या यह फिनोमेना पिन होल के थ्रू हो रहा है? नहीं, यह फिनोमेना पिन होल के द्वारा भी नहीं हो रहा। क्या इसमें गैस एक ही डायरेक्शन में बह रही है? ऐसा भी नहीं। डेफिनेटली द फिनोमेना इज डिफ्यूजन। इट्स डिफ्यूजन, यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। इधर से अमोनिया गैस डिफ्यूज हो रही है, इधर से HCl गैस डिफ्यूज हो रही है, दोनों डिफ्यूजन के द्वारा आगे बढ़ रही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √P एंड इट्स ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √M। Rate of diffusion we can always say directly proportional to P/M। मैं कहता हूं R1/R2 is √P1/P2 into M2/M1। अमोनिया को गैस 1 मान लेते हैं और HCl को गैस 2 मान लेते हैं। ऑल्सो अब इस रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को मेजर कैसे करा जाएगा? बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम जो रेट का मेजरमेंट करते हैं वह डिस्टेंस से मेजरमेंट करेंगे कि कितनी डिस्टेंस अमोनिया चली और कितने डिस्टेंस HCl चली। जो जितना ज्यादा दूरी चलेगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा कहा जाएगा। R1/R2 is also equal to D1/D2। Hence D1/D2 is equal to √P1/P2 into M2/M1। अब हम कहते हैं D1 की जगह पर लिख दिया जाए X, D2 की जगह पर लिख दिया जाए 100 - X √ P1 की जगह पर लिख दिया जाए 1 एटमॉस्फेयर, P2 की जगह पर भी 1 एटमॉस्फेयर। M2/M1, M2 is HCl 36.5, HCl is
m1 is ammonia and that is 70. X upon 100 minus x is equal to under root of 36 point by 70. Solve it to get the answer. यह जो फिनोमेना था डिफ्यूजन था. एक और प्रॉब्लम इसी रिएक्शन पर मैं दूंगा. उस प्रॉब्लम की कंडीशन को नोट करने की जरूरत है. दिस टाइम वी हैव गॉट 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, 1 मीटर evacuated long tube with identical pinholes on two sides. This is 1 meter evacuated tube. Now what do you mean by evacuated tube? Evacuated tube मतलब जिसमें कोई गैस नहीं है, जिसमें वैक्यूम है. 1 मीटर लंबी evacuated ट्यूब है with identical pinholes on either side. 1 meter long evacuated tube with identical pinhole on either side. दोनों तरफ identical pinhole है. एक तरफ अमोनिया गैस 1 एटमॉस्फेयर पर लीक की जाती है और दूसरी तरफ HCl गैस P एटमॉस्फेयर पर लीक की जाती है. यदि 40 सेंटीमीटर्स की दूरी पर व्हाइट फ्यूम्स, अमोनिया से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर व्हाइट फ्यूम्स देखे गए, then what must be this P? If white fumes observed at 40 centimeter from ammonia, then what must be this P? जो व्हाइट फ्यूम्स हैं, वह व्हाइट फ्यूम सबसे पहले अमोनिया से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि देखे गए हैं, then you need to tell me what is the pressure P of this HCl gas. 1 meter evacuated long tube with identical pinholes on either side. If dense white fumes of NH4Cl were observed at a distance of 40 centimeters from ammonia for the first time, then what must be this pressure P? Any answer? वन 1.5 एटमॉस्फियर. नहीं, आपका आंसर पक्का गलत है. हाँ, 337.5/68. नहीं, मेरे को ऐसा आंसर नहीं. मुझको परफेक्ट डेसिमल्स में आंसर चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए. 3.2 एटमॉस्फियर नहीं, यह आंसर भी गलत ही है. हाँ, नहीं, 4.8 एटमॉस्फेयर भी गलत है. हाँ, 2.2 एटमॉस्फेयर. थोड़ा सा कैलकुलेशन सुधारना होगा आपको, हल्का सा आंसर में गड़बड़ी है बस. हाँ, नहीं 4.93 तो पूरी तरह गलत है. नहीं, 1.05 भी नहीं हो सकता. सर 4.96.
4.96 गलत है, 2.19 भी गलत है, 4.7 भी गलत है, 0.66 एटमॉस्फेयर भी गलत है। चलिए मैं समझाता हूं। हाँ हाँ, 0.31 भी गलत है, नहीं 2.07 भी मुझको गलत ही दिख रहा है। चलिए माइक लौटा दीजिए, माइक लौटा दीजिए, चलिए माइक लौटा दो सभी। हाँ देखिए, सबसे पहले हमें यह देखने की जरूरत है कि यह फिनोमेना हो क्या रहा है, यह डिफ्यूजन हो रहा है या इफ्यूजन हो रहा है। देखिए, प्रेशर डिफरेंस की वजह से अमोनिया गैस इवैक्यूएटेड ट्यूब में आ रही है। इधर प्रेशर 0 है, वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है, और इधर अमोनिया 1 एटमॉस्फेयर है। तो बड़ी तेजी से अमोनिया गैस बाहर से ट्यूब के अंदर आएगी। इसी तरह से HCl पी एटमॉस्फेयर पर है, इधर हाई प्रेशर, इधर 0 प्रेशर है, बहुत तेजी से HCl गैस अंदर की तरफ जाएगी। प्रेशर डिफरेंस की वजह से यह फिनोमेना हो रहा है। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, इसलिए इफ्यूजन है। पिन होल के द्वारा तो हो ही रहा है, आइडेंटिकल पिन होल, यूनिडायरेक्शनल आप देख सकते हो। इधर से सिर्फ अमोनिया गैस इधर आ रही है, कोई गैस बाहर नहीं जा रही है। इधर सिर्फ HCl गैस अंदर आ रही है, कोई सी भी गैस बाहर नहीं जा रही है, यूनिडायरेक्शनल है। प्रेशर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इस ट्यूब के अंदर इनिशियली इवैक्यूएटेड था, प्रेशर 0 था, धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ता जाएगा। इफ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले यह समझेंगे। अब रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन प्रेशर एंड रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम्स लॉ फॉर इफ्यूजन। और इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइन करें, देन रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन प्रेशर and inversely proportional to the square root of molecular weight. Hence, R1 upon R2 is equal to delta P1 upon delta P2 into root of M2 upon root of M1. लेकिन इस रेट को मेजर कैसे करेंगे? यह तो दो गैसेस के रेट ऑफ इफ्यूजन प्रेशर पर और मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं, और उनकी डिपेंडेंसी वाली यह हमने कंपैरिजन ऑफ रेट लिख दिया। लेकिन इस रेट को हम किस तरह से मेजर करके कंपेयर कर सकते हैं? डिस्टेंस मेजर करके। हम कहते हैं अमोनिया ने डिस्टेंस जो ट्रेवल करा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अमोनिया, और HCl ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ effusion of HCl. Rate is also directly proportional to distance traveled by gas. Hence, rate R1 upon R2 is also equal to D1 upon D2. हम इस तरह से रेट को मेजर करते हैं। अब हम कहते हैं D1 upon D2 should be equal to delta P1 upon delta P2 into root of M2 upon root of M1. गैस 1 अमोनिया को कह दो, गैस 2 HCl को कह दो। D1 is 40, D2 is 60 is equal to delta P1 is 1 minus 0, delta P2 is P minus 0। ट्यूब के अंदर प्रेशर 0 है, तो 1 minus 0, P minus 0। रूट ऑफ M2, M2 is 36.5, M1 is 70। So P is equal to 6/4 root of 36.5 upon 70। Sum P equal to 2.43 एटमॉस्फेयर आता है। शायद कैलकुलेट करके एक बार देख लेना चाहिए। 2.19 जो भी कोशिश है, 2.19।
एक बार एक्यूरेटली कैलकुलेट करके देख लो इसको। दिस इज डिफ्यूजन एंड